प्रेस करो। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लास 10 की लिंक प्रेस करो। किस चीज़ की? क्लास 10 जूम वाली या जूम वाली। जूम वाली चाहिए? उसमें दिक्कत आ रही है क्या गूगल मीट में? जूम वाली। हाँ, तो पीसीटी क्या करता है? पीसीटी का पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल क्यों कहते हैं इसे? हाँ, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की हमें प्रॉक्सिमिटी के बारे में बताना हो, यानी कि क्लोजनेस के बारे में बताना हो, तो कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किसके पास में है? बोवेंस कैप्सूल के पास में है। वहां से फिल्ट्रेट होकर चीजें नीचे की तरफ आ जाती है। बहुत सारी चीजें काम की होती है, इसलिए हम इसको रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं बॉडी में। इससे अच्छा तो रहना ही होगा। ऐसे कहता है स्क्रीन बढ़ती जाती है तो अपने आप ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है। यहाँ तो और कोई बच्चा भी ऐड ही नहीं हुई। फ्लो टूट रहा है बहुत आज, है ना? फ्लो टूट रहा है आज बहुत। कंटिन्यू करते हैं। कितना रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में फिर से? लगभग 99% पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। इसके अलावा जितना भी सब्सटेंस बचेगा, जितना भी लिक्विड पार्ट बचेगा, उसे क्या कहते हैं हम? यूरिन कहते हैं उसे। ठीक है, कितना होता है इसका अमाउंट? वॉल्यूम कितना होता है? 5 लीटर तुम्हारा है ना? कम हुआ कि नहीं हुआ? 180 लीटर तो फिल्ट्रेट होता है। यूरिन की बात कर रहे हैं, वो होता है कितना? 1 से 1.5 लीटर पर डे, है ना? चलो, इधर देखो, ये पूरी प्रोसेस अपनी समाप्ति की ओर है। ये चैप्टर ही पूरा समाप्ति की ओर है, बस थोड़ा बहुत रह गया। 3 स्टेप होते हैं इसमें। 2 स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इसमें तीसरा स्टेप बचा हुआ है। सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सा था? अल्ट्राफिल्ट्रेशन था। इसके बारे में बात की जा चुकी थी। फिर इसके बाद सेकंड क्या था? रीअब्जॉर्प्शन। इसके बारे में भी बात की जा चुकी थी। फिर इसके बाद थर्ड होता है जिसे क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। इसका कोई मतलब बताएगा क्या? ट्यूबुलर सिक्रीशन का क्या मतलब होता है? कौन सी ट्यूब जो ब्लड वेसल रन कर रही है ना बाहर की तरफ, बीच वाला पार्ट जो कि कवर करता है किसको? नेफ्रॉन को। कॉइल्ड पार्ट में प्रेजेंट है जो, है ना? वो क्या कर रहा है? क्या काम है उसका? पिछली बार बताया, भूल गए? पूरा बना के बताया। देखो, एक्सेस वाटर अगर प्रेजेंट है, अगर आपकी बॉडी में बाय वॉल्यूम वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस चीज को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है? एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है। अगर मान लो सॉल्ट ज्यादा है, इस चक्कर में भी क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो बॉडी अपने आप को रेगुलेट करके रखती है। ज्यादा अगर वाटर होगा तो उसको भी यूरिन के थ्रू पास आउट कर दिया जाएगा। ज्यादा सोडियम आयन होंगे, कोई भी आयन है या और ज्यादा यूरिया फॉर्म हुआ है इंस्टेंट, तो उसको भी बाहर कर दिया जाता है। ये किस में आता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन वाले पार्ट में आता है। कभी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि विंटर वाले सीजन में आप देखो, आपने बताया, तुम ही बताओ, विंटर वाले सीजन में या समर वाले सीजन में, इन दोनों में से किस टाइम पे यूरिनेशन ज्यादा होता है? बताओ।
किस चीज पे सहमत हुए? विंटर पे हो गए ना? कोई समर वाला है क्या? देखो विंटर वाले जितने हैं वो सारे सही हैं, क्योंकि समर में क्या होता है, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ठीक है, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में वाटर एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाता है। लेकिन विंटर में वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, बॉडी को उतनी नीड नहीं होती है, तो यूरिनेशन के तौर पर वो बाहर चला जाता है। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, आपकी बॉडी में जितना एक्सेस वाटर प्रेजेंट है वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आती है जब आपकी बॉडी में मान लो वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है ना। कौन सी कंडीशन में आपके बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो सकती है, बताओ जरा। डिहाइड्रेशन, है ना। इस टाइम पे अगर यूरिन का फॉर्मेशन भी ज्यादा हुआ, क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी इस टाइम पे। इस टाइम पे आपकी बॉडी बहुत दिमाग से काम करती है, जिस दिमाग को तुम यूज नहीं करते। एक हार्मोन आता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्टेरोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है ये। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है जो आपकी बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन की रेट को कम कर देता है, यानी कि जो यूरिन फॉर्म होगा वो कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ज्यादा वाटर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपकी बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर निकल गया है, नेफ्रॉन में पड़ा हुआ है, उसको पूरा बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और बॉडी से जो यूरिन आता है वो कैसा होता है, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, यानी कि हम इसे क्या कह सकते हैं, हाइपरटोनिक कह सकते हैं। तो कभी देखा होगा कि जैसे जब डिहाइड्रेशन होता है तो यूरिन का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ यूरोक्रोम पिगमेंट प्रेजेंट है, यूरिया प्रेजेंट है, और बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम वॉल्यूम में वाटर प्रेजेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू कितने तरह के यूरिन का फॉर्मेशन हो सकता है, दो तरह के। एक हो सकता है हाइपोटोनिक और एक हो सकता है हाइपरटोनिक। जब आपकी बॉडी को वाटर बचाना होगा तो क्या होगा, वाटर ज्यादा नहीं आएगा, और किस तरह का यूरिन फॉर्म होगा, हाइपरटोनिक। ये सारा काम हो रहा है किसके अंडर में, हार्मोन्स के अंडर में, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स काम कर रहे हैं, और जब वाटर की एक्सेस अवेलेबिलिटी होगी बॉडी में, तब इसे हमें बाहर भी करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू दो तरह के यूरिन का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग तरह की कंडीशन में, बॉडी जिस तरह की कंडीशन में होगी प्रेजेंट टाइम में। एक जिसे क्या कहा जाएगा, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड या हाइपरटोनिक। ये कैसे फॉर्म होगा, दूसरी कंडीशन होगी दैट इज कॉल्ड एज हाइपो कॉन्सेंट्रेटेड या हाइपोटोनिक भी से हम कह सकते हैं। इसमें वाटर प्रेजेंट, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, बताओ। हाइपोटोनिक में वाटर ज्यादा प्रेजेंट है, मोर वाटर लेस सॉल्यूट। इसी कंडीशन को कहते हैं ना हाइपोटोनिक, जबकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है। ये कब काम करेगी, ये मैकेनिज्म कहलाती है RAAS मैकेनिज्म, इसको कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहलाता है। ये हमारी पूरी बॉडी में लीला होती है, हमारी बॉडी सिस्टम कहलाता है। इसके थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करेगी, जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट है, व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज सफिशिएंट, जब आपकी बॉडी में वाटर अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है तब ये काम होता है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डायूरेसिस। क्या कहा जाता है, डायूरेसिस। कभी आप जैसे कि बहुत ज्यादा, जो मतलब ज्यादा कॉफी चाय पीने वाले लोग होंगे उन्हें ये बात पता होगी, क्योंकि जो कॉफी है और जो चाय है वो क्या करता है, डायूरेटिक का काम करता है। अब उसके सामने छेड़छाड़ करने लगेगा वो, इस वजह से डायूरेसिस होने लगती है। वो एंटी डायूरेटिक था, वो उसके जस्ट अगेंस्ट काम करता है, तो इनिबिटर की तरह काम करने लगता है उस हार्मोन पे, वो हार्मोन काम नहीं करता।
अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन उस कंडीशन में होगा जबकि आपकी बॉडी में वाटर की कमी है। इस वाटर की जितना भी वाटर है उसको हमें बचा के रखना है, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो रहा है। ज्यादा वाटर निकाल दो भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस वाटर। ये लेस वाटर क्यों बचा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया है। बॉडी नहीं चाहती कि किसी भी तरह का नुकसान हो, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे पास तो दिमाग है नहीं, जो करना है वही करना है, तुमको नहीं तो मरवा दोगी। तो लेस वाटर। और यहाँ पे देखो तुम लोग कितने अच्छे लोग हो, तुम्हें यही नहीं दिखाई दिया कि हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट लिखा जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ना। अगले के अंदर तो हो, यहाँ के अंदर भी हो, यहाँ पे लेस सॉल्यूट वो तो वहां का ही लिखा है ना। हाइपो कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, लेस कॉन्सेंट्रेशन। देखो यहाँ पर वाटर कम है लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है। ये मैकेनिज्म तब काम करेगी जब आपकी बॉडी में क्या होगा, वाटर की बहुत ज्यादा कमी है। When water availability is less, क्या हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब कि ज्यादा यूनिट का फॉर्मेशन होगा। डाइयूरेसिस ये तो कहते हैं, एंटी डाइयूरेसिस जो मतलब उसके अगेंस्ट काम करे, कम यूनिट का फॉर्मेशन। इसे क्या कहा जाता है, डाइयूरेसिस। डाइयूरेसिस का नॉर्मल मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी नॉर्मल से ज्यादा यूनिट का फॉर्मेशन करते, दैट इज कॉल्ड एज डाइयूरेसिस। चलो जरा तुम्हारा ऑस्मोसिस का टेस्ट कर ले। तो तुम्हारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड एंड हाइपो कॉन्सेंट्रेटेड। वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, कहाँ से, ठीक है। मतलब जहाँ पे वाटर ज्यादा है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ये यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस खत्म है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, किडनी खराब करेंगे, ठीक है। किडनी अगर खराब हो जाए तो क्या होगा, क्या करा सकते हो बताओ। किडनी खराब हो जाए अगर किसी इंसान की तो क्या होगा, दिक्कत जाएगी। तो भाई तो कह रहे हैं कि क्या समस्या का समाधान है, डायलिसिस कराएंगे। और देखो दो कौन सा है, परमानेंट कौन सा है बताओ। टेम्पररी सॉल्यूशन है डायलिसिस, ठीक है। और परमानेंट किडनी बदल दो, है ना, किडनी लगा दो दूसरी, ट्रांसप्लांट कर दो। ये मिटा दे। तो क्या होगा, जब आपकी किडनी की फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो जाएगी तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा सही, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, वो तो एक अलग दिक्कत है। यूरिया आपकी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी सारी चीजें, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन सब बिगड़ता जा रहा है, एक चीज के चलते, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या कराएंगे, या तो डायलिसिस करा सकते हैं,
या अगर ज्यादा किस्मत वाले किडनी मिल गई तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, है ना। इतनी आसानी से मिलती नहीं है किडनी। और अगर मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले। सुना होगा ना कि जब किसी भी चीज को हम ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके रिजेक्ट होने के चांस बहुत होते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये चीज बहुत होती है, रिजेक्शन। आपकी बॉडी रिजेक्ट कर देगी। देख रहे हो बॉडी के नखरे, देख रहे हो। एक तो उसके पास वो ऑर्गन नहीं है, कोई अगर दे रहा है तो उसमें भी रिजेक्शन करना है, तो रिजेक्ट कर देती है। इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करेंगे इस कंडीशन में? आपका जो इम्यून सिस्टम है उसे पसंद नहीं है कि उसके घर में कोई दूसरा है। क्या पेड़ में लग रही है किडनी? अच्छा यार, उसका काम नहीं चल रहा होगा तभी तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं ना। डायलिसिस कराओ, वो दिन भर बैठा रहेगा वहीं पे। नॉर्मली अगर किसी की किडनी खराब है तो 10-15 दिन की इंटरवल पे जाएगा, वो करा लेगा। अब अगर उसकी बहुत ज्यादा ही कंडीशन खराब है तो फिर वो दिन भर मशीन के पास बैठा रहेगा, कोई काम वगैरह तो रहेगा नहीं उसको। फिर एक्सपेंसिव होता ही है यार। तुम्हारी बॉडी का ब्लड निकल के जा रहा है, फिल्टर होकर फिर से वापस बॉडी में आ रहा है। चलो तो देखो यहाँ पर किडनी को ही कहते हैं यार डायलिसिस। बनाते नहीं है किडनी की, बनाने और लगा दी, उसीलिए आर्टिफिशियल किडनी कह देते हैं। ये सोच रहा है कि आर्टिफिशियल किडनी नाम की कोई भी चीज होती है जो बनाई जाती है और वो बॉडी में लगाई जा सकती है। अब उसमें तुम्हें रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों कराना है? आरओ लगा दो। तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, कबाड़ा कर दोगे लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे होंगे, कौन को बना दिया, ये क्या कर रहे हैं? भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे। चलो अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो ऐसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। अगर हमें इसको हैंडल करना हो तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे बिल्कुल पिन पॉइंट होकर बात कर रहे हैं किडनी के बारे में। बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। आपको जो ध्यान रखना है वो क्या है? किडनी से रिलेटेड, जबकि इसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो चुकी है, ये सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है। When functionality is affected, बहुत अलग अलग तरह के कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं कर पा रही है। जैसे मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, बहुत खराब इंजरी हो गई, भगवान करे किसी को ना हो, लेकिन अगर हो गई तो ये कंडीशन बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, मान लो कि आपका ब्लड जो है हार्ट आपके किडनी के साथ में ही क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है, उसको ब्लड नहीं भेज रहा है, इनफ सप्लाई नहीं कर रहा है ब्लड की, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। वहां पे रेस्पिरेशन नहीं होगा ना, रेस्पिरेशन नहीं होगा, किडनी खराब होने लगेगी। समझ रहे हो? नेफ्रॉन मान लो कि नॉन फंक्शनल होते जाए धीरे धीरे करके, तो भी किडनी अल्टीमेटली किडनी किस चीज से बनी हुई है? नेफ्रॉन से ही मिलकर बनी है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में ये होगा कि ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा सही से, ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होगा, will not take place। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, सफिशिएंटली नहीं हो रहा है, अदरवाइज तो जिंदा ही नहीं रहते। सफिशिएंटली नहीं हो रहा है तो हमें इसका कोई सॉल्यूशन चाहिए। क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं हम? दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। एक हो सकता है परमानेंट सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन हो सकते हैं हमारे पास, एक होता है परमानेंट सॉल्यूशन, एक होता है टेम्पररी सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन में आपको किडनी चाहिए पड़ेगी बाहर से, है ना, तो देने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपकी बॉडी दो के अलावा तीसरी नहीं बना। और इसमें भी वही समस्या है कि अगर ये ग्राफ रिजेक्ट हो गया, पूरी जिंदगी भर समस्या रहेगी। आपका इम्यून सिस्टम ने इसको लात मार के भगा दिया, बेसिकली ये होगा। अब इसके इतने एटीट्यूड रहे भी क्यों ना, इतने नखरे क्यों ना रहे, वाइटल ऑर्गन है, इतना महंगा बिकता है कि तुम आईफोन ले लो, इसमें थोड़ा तो बनेगा ना इसका। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है कि हमें क्या कराना होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराना होगा। और ये उस कंडीशन में कराया जाएगा जबकि दोनों ही किडनी सही से काम नहीं कर रही हैं। अदरवाइज एक किडनी भी आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन वाला काम कर सकती है। अगर दोनों ही फंक्शनल नहीं है, उस कंडीशन में ही किडनी ट्रांसप्लांटेशन कराया जाएगा। अदरवाइज कौन ऐसा इंसान होगा कि अपनी एक किडनी देके दूसरे वाले की दोनों ठीक कर दे, बताओ, नहीं हो सकता ना। तो ये उसी कंडीशन में होगा जब दोनों ही काम नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ग्राफ के रिजेक्ट होने के चांस बहुत है। जो ग्राफ्ट है इसके रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग बताओ कैसे सरवाइव करते होंगे। इम्यून सिस्टम इनको परेशान कर रहा है, बार बार एंटीबॉडी बना रहा है इस ऑर्गन के अगेंस्ट। क्या करेगा ये ऑर्गन, कैसे सरवाइव करेगा? ड्रग्स देने पड़ते हैं लाइफ टाइम, वो वाले ड्रग्स नहीं देने पड़ते, तुम्हारी हमारे भी खराब हो जाएगी। नहीं एनएसडी वगैरह नहीं देना है यार, एल्यूसिन हो जाए थोड़ी करा। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स कहलाते हैं ये, नाम से समझ में आया कुछ? इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे कि भाई रहने दो, अपना ही आदमी है, मारना पीटना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे आपको पूरी जिंदगी भर। क्या बिल्कुल हो जाएगी यार, कैसी बात कर रहे हैं? रोल हो जाएगी आपकी बॉडी, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा हो ना, तो हुए। हर एक चीज के साइड इफेक्ट होते ही है, इसलिए अब यहाँ पे किडनी लेके आए तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि इम्यून सिस्टम हमारा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये काम ना हो इसलिए ड्रग्स दे रहे हो तो उससे दूसरी समस्या हो रही है। मतलब समस्याओं का अंत नहीं है, प्रॉब्लम लगनी ही है, मरना ही है क्या। देखो फिर इसके बाद टेम्पररी सॉल्यूशन, ये काम कब करेंगे? टेम्पररी फंक्शन हम तब करेंगे जबकि किडनी तो ठीक ठाक है लेकिन सफिशिएंटली वर्क नहीं हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि किडनी बदलवाने की जरूरत ही नहीं है, ये काम करा के देख लेते हैं। जब ब्लड फिल्ट्रेशन रेट एडिक्वेट नहीं है, मतलब जितनी चाहिए है उतनी नहीं है, तब हम कराएंगे डायलिसिस। ये काम इसे क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। और अगर पूरा नाम इसका लिखना चाहें तो इसे कहा जाता है हीमोडायलिसिस। क्या कहा जाता है इसे? हीमोडायलिसिस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनरली हम ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए हीम वर्ड यूज कर देते हैं। ब्लड को हम क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं एक आर्टिफिशियल मशीन की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एज डायलाइजर। और इस टेक्निक को कहा जाता है डायलाइजर। इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है ना?
कौन सी? पेरिटोनियम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो मतलब पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? ये किडनीज के आसपास ही प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर भी जो हम सेलोफेन मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसे हम जस्ट नाम दे देते हैं क्योंकि वो किडनी की मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करते हैं। बता देते हैं ये टेक्निक कैसे होती है, तो कॉम्पिटिटिव कोर्स से स्टार्ट है। अभी तक नहीं हो पाया है उनका, जैसे कि पेस मेकर वगैरह बन गए हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। एक ये बैटरी होती है, धीरे धीरे आयन डिस्चार्ज करती है, 8-10 साल तक चलता रहता है। जैसे वो आयरन मैन मूवी अगर तुम लोगों ने देखी हो, शायद फर्स्ट पार्ट में ही उसकी बॉडी में कुछ लगा देते हैं, वो डिवाइस लगा देते हैं। तो ऐसे ही क्या लगाया जाता है? पेस मेकर लगाया जाता है आर्टिफिशियल। फिल्ट्रेशन हो गई नहीं, जैसे आपकी बॉडी में कुछ का लेवल बढ़ने लगेगा, जैसे आपकी बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ने लगेगा, जितनी भी चीजें यूरिन का लेवल बढ़ने लगेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगी, इसी वाले सिम्टम्स आने लगेंगे। डॉक्टर के पास जाओ तो कहेंगे पीछे जाओ करा लो टेस्ट। ये मिटा दें। किडनी खराब हो सकती है, अभी पता है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैकेनिकल इंजरी हो सकती है, हो सकता है कि स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है कि ऑक्सीजन ना मिले, ब्लड की सप्लाई ना हो पाए, किसी भी तरह से। सभी लोग ध्यान से सुनो, इस पूरी प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल आप लोग की बुक में भी दिया है। ये बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लो, थोड़ी सी टेक्निकल है ये प्रोसेस। ये प्रोसेस किस तरह की है? बिल्कुल ऑस्मोसिस की तरह है। ऑस्मोसिस में क्या होता है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है? थोड़ा बहुत उसी से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, सिमिलैरिटी है उसके साथ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? एक मशीन में लेके जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? डायलाइजर कहा जाता है, ठीक है? अब इस मशीन में क्या है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, पैरेलल ट्यूब्स होती हैं बहुत सारी। क्या खास बात है इन ट्यूब्स की? इन ट्यूब्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेलोफेन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको? सेलोफेन मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन की तरह ही काम कर सकती है। हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं जाने देती। ऐसे ही इसमें प्रेजेंट होगा। हमने क्या किया, एक ट्यूब वाला सेटअप लगाया, पूरा मशीन है, उसके अंदर पैरेलल ट्यूब्स हैं और सराउंडिंग में क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। उस पूरे फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? ब्लड के जैसी है। किसके जैसी है? ब्लड के जैसी है। यानी कि ब्लड में जितने सॉल्यूट प्रेजेंट है उतने ही कहाँ प्रेजेंट है? जो सराउंडिंग फ्लूइड भरा हुआ है वहां भी। इससे क्या होगा, ये मीडियम कैसा बन जाएगा? पूरा आइसोटोनिक बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी है, बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी है। कोई भी मूवमेंट होगी क्या किसी चीज की? अभी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ब्लड में एक चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज यूरिया। यहाँ पे यूरिया प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, सारी चीजें अपने अपने प्लेस पर रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ बाहर क्या आता जाएगा? यूरिया मूव कर जाएगा, ठीक है? तो यूरिया मूव करता जा रहा है, हमारा जो सराउंडिंग लिक्विड है वो कैसा होता जा रहा है? खराब होता जा रहा है, क्योंकि उसमें यूरिया भरता जा रहा है। हम उसको रिमूव करते जा रहे हैं। ब्लड आपका अभी भी ट्यूब में ही है, ब्लड नहीं आ रहा बाहर। ब्लड से सिर्फ और सिर्फ क्या बाहर आ रहा है? यूरिया बाहर आ रहा है। ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो हमने ब्लड को कहाँ भेज दिया? वीन्स के थ्रू बॉडी में। निकाला कहाँ से था? आर्टरीज के थ्रू निकाला था। समझ गए ये बात? बना लेना इसको अच्छे से।
अब हाथ को लेके भावुक नहीं होना है। तो कहो कि हाथ ऐसा वाला है, अपन को उसकी रेखाएं नहीं देख रही है कि उसकी जीवन रेखा कहाँ है, क्या है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना। और अगर कोई कहेगा हम उसी से बनवाएंगे तो आगे बनाओ कितना अच्छा हाथ है। ऐसे नहीं बना रहा। कौन है ये? पता नहीं इसका तुम लोग पूरे Yes, sir. App number. Sir, question answer. मिल गए ना? Yes, sir. ठीक है, चेक करें। लेना अच्छी इन्फॉर्मेशन क्या Rest for टेस्ट हमने दे दिया है। आप जब उनको टाइम लेगा वो करा लेंगे, हम अपना काम कर लेते हैं। क्या क्या कह रहे हैं आप लोग करते हैं? हाँ हाँ, जो टेस्ट रहेगा वो MCQ है। हाँ, ब्लड प्योर होता जाएगा, यूरिया निकलता जाएगा। आपको इतनी भी कमजोर नहीं है, थोड़ा सा सह लेंगे।
आर्टरी से जाएगा वेन से ब्लड बॉडी में वापस आएगा। यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो कैसे जाएगा? इम्प्योर। जितना निकलता है उतना तो जरूरी है ना, मतलब बॉडी आपका बिल्कुल नहीं कर पा रही, जिसमें आपका बहुत सारा काम कर दिया, बिल्कुल नहीं निकलेगा पूरा, क्योंकि जैसे ही ये बॉडी में फिर से जा रहा है, आपकी बॉडी में तो हमेशा चल रही है ना, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में तो चली रही है। तो आप जैसे 15 दिन की फ्रीक्वेंसी पे गए तो दौरान का यूरिया का फॉर्मेशन नहीं होगा, आपको फैसिलिटेट कर रही है। इथेनॉल कंजम्पशन से लिवर खराब होता है, किडनी में भी इफेक्ट होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसके बाइंडर्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे बाइंडर्स तो वो स्टमक से सीधा कहाँ चला जाता है? पेट में जाता है, लिवर में इफेक्ट करता है। फिल्टर की बात नहीं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके यहाँ जाएंगे, वहाँ लिवर ज्यादा होता है। लेकिन अगर दोनों का कंपेयर करोगे तो कौन सी ऑर्गन पे ज्यादा इफेक्ट होता है? वो लिवर सिरोसिस हो जाता है। चलो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इंसान से, स्वस्थ मनुष्य से हमने क्या निकाला है? ब्लड निकाला है। कैसा ब्लड निकाला है? इम्प्योर ब्लड निकाला है। कहाँ से निकाला है? आर्टरी से निकाला है। ठीक है, ये आर्टरी से हम ब्लड निकाल के लेके गए और एक सिस्टम में डाल दिया, जिसे हमने क्या कहा था? डायलाइजर कहा था। यहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स हैं, ट्यूब का पूरा रेडिकुलम फैला हुआ है, पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। देखो ये जो ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड रन कर रहा है, सराउंडिंग में क्या है? डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन लगभग इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? यूरिया को छोड़कर। यूरिया कहाँ जाएगा? बाहर आता जाएगा। जैसे जैसे ब्लड नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा, यूरिया बाहर आता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लड आपका इससे ज्यादा प्यूरिफाई क्या करेंगे, फिर इसको बॉडी में वापस भेज देते हैं। कहाँ से? वीन के चैनल से। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन। इंजेक्शन लगाने का ब्लड लगाने का फिर तो वो चल रहा है ना, अपने यहाँ से काम करते रहो जो काम करते देखते रहो, तुम अपना BGMI खेलते रहो, ये तो कर ही सकते हो। क्या बच्चे कहते तुम लोग नहीं खेलते? अब नहीं खेलते अब तो लोगों में बुद्धि आ गई है। देखो एक चीज तो तुम लोगों ने अभी पूछी नहीं कि ब्लड यहाँ से निकाला, जैसे ही ब्लड हमारा बॉडी से बाहर जाता है तो वो कोगुलेट हो जाता है, यहाँ क्यों नहीं? ब्लड आप जैसे ही बॉडी से बाहर निकालते हो, ह्यूमन बॉडी से, वो कोगुलेट कर जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। यहाँ क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पे हमें एक सब्सटेंस मिलाना पड़ता है, उसके बारे में भी अभी नहीं बताया क्योंकि तुम लोग बुक में मेंशन नहीं हो। एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज हेपेरिन, जिससे क्या होगा? ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हेपेरिन मिलाया, ये यहाँ पे रन करता जाएगा, और जैसे ही आप बॉडी के अंदर लेके जाओगे तो हमें इसके इफेक्ट को नलीफाई करना है। अदरवाइज क्या होगा? कभी आपको चोट लगे कि ब्लड बाहर आएगा, कोगुलेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंटी हेपेरिन डाल के फिर ब्लड को वापस ले सकते हैं। हम बना के दे चुके हैं। अब वो लोग जब टाइमिंग बैठा है उन्हीं को कंडक्ट कराना है। हमारा पार्ट इतना होता है कि हम क्वेश्चन बना के दे देते हैं, मैच बना के दे देते हैं, जब कराने में टाइमिंग में बैठेगी क्योंकि ड्यूरेशन स्टार्ट में हमारी तरफ से सारा खर्चा काम पहले ही दे चुके हैं। वो लोग शायद मिल गए पेन बहुत है। अभी इसमें प्लांट वाला पार्ट बचा, प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है?
एक्सक्रीशन। प्लांट में एक्सक्रीशन थोड़ा अलग तरह से हो रहा है। कैसे हो रहा है अलग तरह से? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है या ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये तो स्टोमेटा के थ्रू ही चला जाएगा ना। और बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लो वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो गए, कहाँ पर? लीफ में एक्यूमुलेट हो गए। मान लो कि फ्लावर में एक्यूमुलेट हो गए या स्टेम में एक्यूमुलेट हो गए, तो क्या होगा? लीफ गिर जाएगी, फ्रूट गिर जाएगा, जो बाहर का वो गिर जाएगा। तो कितना सिंपल सिस्टम है, देख नहीं रहे? ये नहीं ने बस फालतू काम करेंगे। उनके में उग जाता है, तुम्हारे में उगता नहीं है, हाथ तोड़ दो। और क्या होता है? उनके लिए जो वेस्ट है वो हमारे लिए यूजफुल मटेरियल है, जैसे कि गम है, जैसे कि लेटेक्स है, जैसे कि अलग अलग तरह के मटेरियल है, सुबेरिन वगैरह है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी बॉडी में वेस्ट के फॉर्म होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल है। थोड़ा सिंपल सा है, उनका भी बता देंगे तुम लोग को, अगली 10 क्लास में हो जाएगा। हाँ, मतलब 10 मिनट में हो जाएगा। चैप्टर रिवाइज कराएंगे। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग के में कुछ डिलीट हुआ है क्या इस साल? नहीं हुआ ना? मतलब कब तक पढ़ा देंगे, फिर बताएंगे वो डिलीट हो गया। देख लेना कोई दूसरा चैप्टर भी ना हट गया हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हट गया था क्योंकि पिछली बार इतना बढ़िया चैप्टर। अब तुम्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि तुम एक्स से ह्यूमन कैसे बनेगा, ये मिस्ट्री ही रहती है। क्या है कि एप्स की 2 ब्रांचेस निकली थी, एक ब्रांच एप्स के फॉर्म में लगे, दूसरी ब्रांच आगे मूव की थी ह्यूमन के फॉर्म में डेवलप। क्या और क्या? अभी तो ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। अगर देखा जाएगा पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। फैमिली वगैरह पेरेंटिंग होती है, फैमिली का कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें हैं यार। तुम तो मनुष्य बातें करते रहो पूरे टाइम, है ना? तुम तो केवी में ही हो, है ना? तुम कहाँ आज पहले ही दिन देख रहे हैं क्या? तुम लोग पहले दिन आए हो क्या? तुम्हारा पहला दिन है? चलो लंबा हो जाए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कुछ क्यों नहीं लिखा? कैंसिल्ड है ना? चलो हम पता करते हैं। अभी तुम लोग सिलेबस दिखा रहे हैं।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या बात कर रहे थे हम कल? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? किन कैरेक्टर्स की बात की थी बताओ जरा। कर लिए क्या सर? नहीं, अभी नहीं।